नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीतिकाल को। रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे आज कि रीतिकाल का आखिरकार उदय कैसे हुआ और कैसे इसका पतन हुआ, क्या क्या इसमें किस तरीके का काव्य लिखा गया और रीतिकाल में कौन कौन से हमारे कवि हैं, उन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ते चलेंगे। तो आज के वीडियो में हम जान लेते हैं रीतिकाल के बारे में, ठीक है, कि रीतिकाल आखिरकार है क्या। ठीक है दोस्तों, अगर हम रीतिकाल की जो समय सीमा देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर देखें तो दोस्तों मैंने आपको पहले ना विक्रम संवत को ईस्वी में बदलना और ईस्वी को विक्रम संवत में बदलना सिखाया था। अगर आपने नहीं सीखा है तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक का जो समय काल है वो रीतिकाल माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। देखिए जो मध्यकाल इन्होंने माना था तो इन्होंने क्या है, पूर्व मध्यकाल है उसको भक्तिकाल बोला और उत्तर मध्यकाल है उसको रीतिकाल बोला, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल को। हमने समय सीमा देख ली आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक, और ईस्वी में देखें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, ठीक है दोस्तों, ये इसकी समय सीमा है। अब देखिए दोस्तों रीतिकाल ये जो शब्द है ना, अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये संस्कृत की है ना रीढ़ धातु से और किच प्रत्यय है, इन दोनों से मिलकर के बना है रीतिकाल। रीति जो शब्द है वो, ठीक है, ये इससे बना है, संस्कृत की धातु जो ये देखिए इसका कोई विशेष महत्व यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। रीढ़ धातु है और किच प्रत्यय है, इसमें संस्कृत की धातु है, ये दोनों से मिलके बना है, ठीक है। अब इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो रीति का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य लिखने का मार्ग या तरीका बतलाया जाता है उसे ही रीतिकाल कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रास्ता हमें दिखाया जाता है, एक ऐसा तरीका हमको बतलाया जाता है जिससे हम काव्य लिख सके, उसी को रीति काव्य बोला जाता है, ठीक है। तो ये है इसकी शाब्दिक परिभाषा बोल लो या इसका शाब्दिक अर्थ बोल लो, ठीक है। रीतिकाल का मार्ग अथवा ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का मार्ग या तरीका बतलाया जाता है, काव्य को लिखने के तरीके जिसमें बतलाए जाते हैं उसी को रीति काव्य बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये आपने इसका शाब्दिक अर्थ जाना है, अभी हम विस्तार से भी इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रीति शब्द का व्यापक अर्थ है विशिष्ट पद रचना और लक्षण ग्रंथ। देख लिया आपने, रीति शब्द है, इसका जो विशेष अर्थ है, विशिष्ट जो व्यापक अर्थ है वो है विशिष्ट पद रचना और लक्षण ग्रंथ। इसमें विशिष्ट पद रचना की गई और लक्षण ग्रंथ लिखे गए और ये ही इसका जो व्यापक अर्थ है वो है, ठीक है, विशिष्ट पद रचना और लक्षण ग्रंथ। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसी को ही रीति काव्य कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करने का मतलब होता है कि किसी को देख कर के कोई काम करना, जैसे कि हम जैसे बोलते हैं, हम जैसा व्यवहार करते हैं, हम जैसे खाते हैं, हम जैसे घूमते हैं, एक छोटा सा बच्चा हमारी हरकतों को देख के सीखता है तो उसको बोलते हैं हम अनुकरण करना। इसी तरीके से हमने जो संस्कृत भाषा है उससे कुछ चीज़ों को अनुकरण करके हिंदी भाषा में जो साहित्य रचा है, हिंदी साहित्य में हमने जो लिखा है साहित्य, उसी को बोलते हैं कि संस्कृत से अनुकरण करके किस किस का अनुकरण किया है, रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायिका भेद, इन सब का अनुकरण करके इनका जो विवेचन हिंदी साहित्य में किया गया है उसी को रीति काव्य बोला गया है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विशिष्ट पदरचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों को दृष्टि में रख करके जो काव्य रचना हिंदी में की गई उसी को रीति काव्य कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने बोला है कि विशिष्ट रचना पद्धति, विशिष्ट तरीका है रचना पद्धति का, विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों की दृष्टि को ध्यान में रख करके जो काव्य रचना हिंदी में की गई उसी को रीति काव्य कहा जाता है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों की दृष्टि को ध्यान में रख करके जो काव्य रचना हिंदी में की गई उसी को रीति काव्य कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल का, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, अभी टॉपिक स्टार्ट किया तभी, कि जो इन्होंने मध्यकाल इनका था, इन्होंने जो काल विभाजन किया उसमें मध्यकाल के नाम से इन्होंने विभाजन किया। तो एक तो है पूर्व मध्यकाल, उसको भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है, एक है उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और उसमें जो काल विभाजन किया है, उसमें उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल इन्होंने नाम दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका पॉइंट बिल्कुल सही हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर इतिहासकारों के अनुसार जो रीति काव्य है, इसमें क्या है, इसमें आम जनता का काव्य ना हो करके, देखिए आम जनता का काव्य नहीं है, आम जनता की परेशानियों को नहीं लिखा है यहाँ पर। देखिए, आम जनता की परेशानियों का काव्य नहीं माना जा करके दरबारी संस्कृति का काव्य माना जाता है। ज़्यादातर जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, उन्होंने रीति काव्य में जो काव्य लिखा गया उसको आम जनता का काव्य नहीं बोला है, उसको दरबारी संस्कृति का काव्य माना है, क्योंकि आम जनता की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया था कवियों ने, बाद में किया था, पहले वो दरबारी संस्कृति का काव्य माना गया। इसीलिए ज़्यादातर इतिहासकारों ने बोला है कि ये आम जनता का काव्य नहीं है, ये दरबारी संस्कृति का काव्य है। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, पीडीएफ बनाते टाइम ये सही से दिख नहीं रहा, रीतिकाल यहाँ पे आप समझ लेना इसको। ठीक है, रीतिकाल का नामकरण, देखिए हर किसी ने रीतिकाल के बारे में अलग अलग नाम दिए, तो इनको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। सबसे पहले नाम है, इसके बाद इस नाम को किसने दिया, इसके प्रयोक्ता कौन है, उसके बारे में नाम लिखा है। ठीक है, तो अंधकार काल नाम दिया है किसने, त्रिलोचन ने, अंधकार काल नाम दिया है त्रिलोचन ने। कला काल नाम दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। श्रृंगार काल है, ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। और अलंकृत काल है, ये मिश्र बंधु ने दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये श्रृंगार काल और अलंकृत काल है, इन दोनों में काफ़ी उलझन होती है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। श्रृंगार काल नाम दिया है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और अलंकृत काल है, ये मिश्र बंधु ने दिया है। ठीक है, देखिए लास्ट नंबर हमारा कौन सा है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये मैंने गलती से ना प्रयोक्ता का नाम तो लिख दिया है इधर, और इसका जो नाम है, जो रीतिकाल का नाम दिया है वो इधर लिख दिया। तो साहित्य शास्त्रीय काल है, ये दिया है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे रीतिकाल के उदय के कारण, आखिरकार रीतिकाल का उदय क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में उदय हुआ। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, या फिर जो इतिहास होता है, वो जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब कि जो उस समय काल में, जो वहाँ की तत्कालीन परिस्थितियों में जो हालात होते हैं, जो वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जो भी वहाँ का मतलब जैसी सिचुएशन रहती है ना समाज में, उसी हिसाब से साहित्य लिखा जाता है। ये बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसीलिए इनकी ये पंक्ति है ना कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ होती है उसी के आधार पर, उसी को देखते हुए साहित्य लिखा जाता है। ठीक है, तो रीतिकाल है, इसमें क्या था इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसका उदय कैसे हुआ। तो दोस्तों इसके उदय के पीछे ये है कि जो अकबर का समय काल था, और अकबर के बाद में जो उनके वंशज हुए थे, उन्होंने काफ़ी लोगों पे अत्याचार किया, काफ़ी गलत तरीके अपनाए, काफ़ी गलत चीज़ें हुई थी, तो वो भी यहाँ पे काम में आती है। देखिए ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री है तो आप सिर्फ उसको हिस्ट्री में ही पढ़ोगे, वो सब देखिए जितने भी हमारे सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से मतलब को रिलेट करते हैं, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे की मदद करते हैं समझने में, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी अच्छे से। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ, मतलब आश्रयदाताओं की रुचि के कारण। अब आप समझो इसको कि जिसके पास में वो लेखक, वो कवि रहता था, जिसके नीचे वो रहता था, जिसके घर में रहता था, जिसका नमक खाता था, उसी के लिए उसे लिखना पड़ता था, उसका बखान करना पड़ता था। तो आश्रयदाताओं की रुचि के लिए, मतलब कि आश्रयदाता जिसके यहाँ पे उसने आश्रय लिया, जिसके यहाँ शरण ली है, उसके बारे में उसने काव्य लिखा। तो इसमें लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार
संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला है कि संस्कृत साहित्य था, उसमें अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, उन्हीं से प्रेरित होकर के हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य नामक मतलब रीति काव्य है ये लिखा गया था। ठीक है, तो ये बोला है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब ये जो मैंने कोष्टक में लाइन लिखी है इसको आप शॉर्ट में पढ़ते चलिए क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव किसने बोला? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश व निराश हो गए, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य रचा गया। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या बोला है कि दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के जो कवि थे वो हताश और निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए, अपनी जो ऐसी हताश और निराश ऐसी प्रवृत्ति हो गई थी उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने साहित्य रचा और वो रीति काव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रीति काव्य रचा। ठीक है, जीवन की वह अभिव्यक्ति से निराशा। देखिए, जीवन की वह अभिव्यक्ति से निराशा होने के कारण साहित्य रचा गया, ऐसा बोला है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, अब देखिए इसका पतन क्यों हुआ? रीति काल के पतन के कारण देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखे गए हैं मेरे द्वारा। काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव हो गया। बिल्कुल दोस्तों, काव्य में लोक मंगल की भावना है, इसकी कमी देखी गई थी, ये भी एक पतन का कारण है। चमत्कार, अतिशयता मतलब कि पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग यहाँ पे हुआ रीतिकाल में। अत्यधिक रसिकता व श्रृंगारिकता। देखिए दोस्तों, अत्यधिक हद से ज़्यादा अगर कोई चीज़ होने लगती है तो वो भी ठीक नहीं रहती, तो इसमें हद से ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा इसमें क्या है? रसिकता और श्रृंगारिकता बहुत ज़्यादा है रीतिकाल में, तो ये इसके पतन के कारण है। कई बार पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकाल के पतन का कारण नहीं है, तो आपको ये 2-3 कारण पता होंगे तो आप नहीं वाले पे पहुंच जाओगे आराम से। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं। विशेषता कौन कौन सी है रीतिकालीन काव्य की, वो पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, रीतिकालीन काव्य की विशेषता में सबसे पहले है लक्षण ग्रंथों की रचना। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई, तो ये इसकी सर्वप्रथम विशेषता है। कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति, इसमें कवि भी है और आचार्य भी है। जब आगे हम पढ़ेंगे ना, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और उसके मतलब रीति से बिल्कुल अलग हटके भी कवि है जिन्होंने भक्ति काल मतलब कि जिन्होंने राम काव्य, कृष्ण काव्य इन सब के बारे में भी लिखा है, तो ऐसे भी कवि है, तो उनको रीति इत्तर कवि बोलते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति थी, ये भी विशेषता है। श्रृंगारिकता थी, ये विशेषता है, लेकिन ऊपर हमने देखा कि ये पतन का कारण भी बनी क्योंकि ये अत्यधिक हो गई, अति हो गई, मतलब किसी चीज़ की अति भी ठीक नहीं रहती। नायी का भेद निरूपण है इसमें, भक्ति व वैराग्य की भावना है, कला पक्ष की प्रधानता है, वीर रस की कविता है। अब देखिए दोस्तों, ये सारे पॉइंट आपको जानने क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनकी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन मतलब जब भी पूछा जाएगा आपसे यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी नहीं है, तो आपको ये सब मालूम होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनको आपको रटना है, आपको समझना है कि आखिरकार रीतिकाल जो है उसमें किस तरीके का काव्य लिखा गया है, जिसमें क्या क्या है। लक्षण ग्रंथ है, कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पे श्रृंगारिकता है, नायी का भेद निरूपण है, भक्ति एवं वैराग्य की भावना है, कला पक्ष की प्रधानता है और वीर रस की कविताएं भी यहाँ लिखी गई है और बहुत अच्छी लिखी गई है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कवि भूषण के द्वारा। ठीक है, देखिए अब पढ़ लेते हैं हम शिल्पगत विशेषता कौन कौन सी है रीतिकालीन काव्य की, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सतसई परंपरा का पुनरुद्धार हुआ था। पुनरुद्धार मतलब कि दोबारा से इसको लिखा गया था, इसके बारे में काम किया गया था। ठीक है, सतसई परंपरा के बारे में यहाँ पे देखिए, श्रुति मधुर एवं कोमलकांत पदावली से युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। रसानुकूल छंदों का प्रयोग हुआ है, परंतु दोहा छंद की प्रधानता है। देखिए, रसानुकूल छंदों का प्रयोग हुआ है लेकिन दोहा छंद है इसकी प्रधानता है, मतलब कि ये अधिक है। ठीक है, सवैया छंद है, श्रृंगार रस, कवित छंद है, इसमें वीर रस लिखा गया। ठीक है, सवैया छंद है ये श्रृंगार रस में लिखे गए और कवित छंद है ये वीर रस में लिखे गए। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको मालूम होगी। देखिए, सारी चीज़ यहाँ तक समझ पर आधारित थी, कुछ भी रटने वाला नहीं है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है, सब कुछ समझ पर आधारित था। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं रीतिकाल के प्रमुख संप्रदाय और उनके जो प्रवर्तक है इनके बारे में। ठीक है, तो रस संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है आचार्य भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय है, इसके है आचार्य भामे।
रीति संप्रदाय के हैं आचार्य बामन। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंद वर्धन है। ध्वनि संप्रदाय का बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है आचार्य आनंद वर्धन के बारे में, तो ये काफ़ी बार डायरेक्ट पूछा गया ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो ये आपको मालूम भी होना चाहिए। सभी मालूम होने चाहिए, सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। वक्रोक्ति संप्रदाय है, ये है, इसके है आचार्य कुंतक। और लास्ट में है औचित्य संप्रदाय, इसके है आचार्य खेमेंद्र। और ये बिल्कुल नया संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 6 संप्रदाय है रीतिकाल के प्रमुख, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। काव्य शास्त्र में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, मतलब अभी इनके बारे में यहाँ पे जानेंगे नहीं, बस आपको नाम मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे काव्य शास्त्र वाली यूनिट में। ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी जानकारी थी रीतिकाल के बारे में कि आखिरकार इसका उदय कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ है इसमें, किस तरीके का काव्य यहाँ पे लिखा गया है, किसने कौन सा नाम दिया है रीतिकाल को, देखिए। और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे रीतिकाल का काल विभाजन करेंगे। यहाँ पे भी रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध जो कवि है उनको अलग अलग बांटेंगे, और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि है उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और जल्दी से रीतिकाल को पढ़ के ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।